नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं अंकित त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। शुरुआत कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने बात की श्रद्धा वॉलकर के पिता से और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत मुश्किल है कि ये समझना कि आप क्या सवाल पूछें ऐसे मौके पर उस पिता से जिसने अपनी बेटी को इतने विभत्स तरीके से खो दिया है। उसकी जो डिटेल्स आ रही हैं, जो डेली जो बातें बाहर निकल कर आती हैं, उससे आप और मैं इतने हैरान हैं। तो सोचिए उस बाप पर क्या गुजर रही होगी। ये दास्ता जो है वो आपको बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने प्रमुख बातें कही। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जब ये उन्होंने सुना, पहली बार जब उनको बताया गया कि श्रद्धा की मौत हो गई है और उन्होंने आफ्ताब के मुंह से जब ये बात सुनी तो वो बेहोश हो गए और कह रहे थे कि मैं वहां पर जब उनको पुलिस लेके गई जहां पर जहां पर उनका कत्ल हुआ था, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे उस चीज को सोच कर। अभी भी उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा। कह रहे थे कि आखिरी बार जब मैंने बात की थी तब श्रद्धा ने कहा कि सब ठीक था, क्योंकि उनको वो रिश्ता पसंद नहीं था। इसकी वजह से वो आफ्ताब के साथ आ गई थी, दिल्ली आ गई थी। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगा कभी कि आफ्ताब ऐसा कर सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा, लेकिन जब ये पूरी घटना हो गई उसके बाद आफ्ताब ने, जब श्रद्धा के दोस्त ने उनको बताया कि श्रद्धा से बात नहीं हो पा रही, तब जाकर उन्होंने अपनी तरफ से पूछताछ शुरू की और 14 अगस्त को बेटी को ढूंढने में लग गए। और आफ्ताब से जब उन्होंने बात की तो उसने एक बिल्कुल, जैसे हिंदी में कहते हैं, 2 टका सा जवाब दिया कि अब हम दोनों साथ नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या बीत रही होगी इस पिता पर और कितना मुश्किल था ये उन समझना और उनके लिए ये सारी बातें कहना, ये सब आपको बताते हैं। ये बिल्कुल वो बातें हैं जो किसी को भी झकझोर कर रख देंगी। हमने कुछ देर पहले उनसे बातचीत की। पिता ने किस तरीके से उनके ऊपर जो बीत रही है उसकी हमें व्यथा सुनाई। सबसे पहले आपको एनडीटीवी से जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है वो सुनवाते हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो हमारी तरफ से कंडोलेंसेस, हमारी तरफ से हमारी संवेदनाएं आपको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इस समय बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ये वक्त बहुत मुश्किल होगा, सोचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन श्रद्धा के बारे में अब आप सोचते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? मैं कभी क्या, मेरी लड़की मैं सोच चुका हूँ तो मुझे तो पहले तो दुख ही होगा। मेरा एक मतलब हिस्सा चला गया है घर का, तो मुझे बहुत ही मतलब बैड फील होता है। सर, कितने समय से श्रद्धा और आपकी बातचीत नहीं हो रही थी? कब से आप ऐसा था कि आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे थे? मुझे शायद 2021 मिड के बाद मेरी बातचीत नहीं हो पाई। आखिरी बार क्या बात हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ कि श्रद्धा और आपकी बातचीत बंद हो गई? आखिरी बार तो मेरी बात ऐसी हुई कि मैं पूछताछ किया कि कैसी है तू, क्या कर रही है, कहाँ रहती है, कितना पूछ लिया। तो उसने सिर्फ जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ और बस हम लोग साथ में रहते हैं। ये जो अक्यूज्ड है आफ्ताब, इसके बारे में आपको पहले से पता था? हाँ जी, वो करीब 2020 में मेरी पहचान हो गई थी। जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तब वो पाता था मेरे घर पे। तो क्या आपको इनके रिश्ते से मतलब आपको पहले से इसके ऊपर कुछ ठीक नहीं लगता था? ये व्यक्ति आपको इनके रिश्ते से परेशानी? जी, मेरा इमीडिएट रिएक्शन ऐसे ही था कि श्रद्धा, ये रिश्ता पसंद नहीं है मुझे। मतलब मुस्लिम से शादी मत करो, मैं अच्छे लड़के से, हमारे बिरादरी के लड़के से शादी करूंगा। तो उसने फिर वो मना किया कि नहीं, मुझे वही अच्छा लगता है, मैं उससे रिलेशन रखना चाहता हूँ। तो क्या इसी कारण से फिर आपकी और श्रद्धा की बातचीत बंद हो गई? जी, उसी कारण से फिर श्रद्धा मुझे अवॉइड करने लगी। आफ्ताब जब ये आपको मिला तो उसके बाद एक तो धर्म की बात थी, उसके अलावा भी क्या आपको कभी लगा कि ये लड़का, इसके आचरण, हाव भाव ठीक नहीं है? वैसे कभी ऑब्जर्व नहीं किया मैंने। कभी ऐसा वहाँ मतलब घर आता था तो नॉर्मली ऐसे नॉर्मल बात करता था, कभी ऐसे लगा नहीं। जी,
जी। आपको आपको कभी श्रद्धा के दोस्तों से या उसके बाद जब आपकी बातचीत बंद हुई तो आपको उसके बारे में पता कैसे चलता था कि श्रद्धा कहाँ है, क्या कर रही है, जब वो आपसे बात नहीं करती थी तो? नहीं, वो थोड़ा सारा जो कुछ भी बताया मुझे कि मैं बेंगलोर में रहती हूँ और हम लोग साथ में रहते हैं, ऐसे इतना ही बताती। आपको कब पता चला कि वो दिल्ली आ गई है? जब भी मैं मेरा उसका दोस्त है एक लक्ष्मण नागर करके, उसने मुझे कॉल किया था कि श्रद्धा का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। तब मैं मतलब उनके ग्रुप में दोस्तों के साथ मिलना चालू किया, तो पूछना चालू किया। तब किसी से भी पता नहीं चला, तो मैंने फिर अपने लोकल पुलिस से बातचीत करके वहाँ पे केस दर्ज किया। सर, ये कब की बात है? ये कब आपको लक्ष्मण से बात हुई आपकी और कब आपने पूरी कार्रवाई शुरू की? अगस्त 14 तारीख को उसने मुझे इन्फॉर्म किया। तब से फिर मैं उसके ढूंढने लगा उसको। जब पुलिस ने शुरुआत में आपने केस दर्ज किया तो पुलिस ने उसके बाद ये पूछताछ की इस व्यक्ति से जिसके बारे में आपने पुलिस को बताया था, आफ्ताब से? जी, मतलब उसने कुछ 27 अगस्त को उसको बातचीत की फोन पे, तो वो बोला कि नहीं मैं दिल्ली में हूँ, तो फिर लोकल पुलिस ने उसको यहाँ पे आने के लिए बोला। तो सही नहीं। आपकी आफ्ताब से कभी बात हुई? जी, तब वो आया 3-4 दिन बाद, तब मेरे से पहले मिला और मैंने फिर पूछा कि श्रद्धा कहाँ है, तो बोलते मुझे मालूम नहीं, वो कहाँ गई, हमारा अभी ब्रेकअप हुआ है, तो वो चली गई छोड़ के। तो मैंने पूछा कि फिर ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अभी ये लड़का लक्ष्मण उसने हमें बताया, तब पता चली। ये तो 2.5 साल से तुम्हारे साथ रह गई, तो मुझे पहले तुमने इन्फॉर्म करना चाहिए था या दोस्तों को बताना चाहिए था कि श्रद्धा हमसे अभी अलग है। तो उसने टाल दिया कि नहीं, वो तो अभी मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मैं क्यों बताऊं। आपको तब शक हुआ कि कुछ इसने शायद कुछ गलत हुआ है श्रद्धा के साथ? तब से ही मुझे शक हुआ। ये ऐसे बातचीत करता है कि ये मुझे सब झूठ लगा और मुझे लगा कि ये कुछ तो गलत किया है उसने। तो उसके बाद आपने इससे पूछा और भी दोबारा पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, कहाँ है? हाँ, तब भी मैंने पूछा उसको वापस, जब पुलिस स्टेशन में जब आया जिस दिन ये केस दर्ज हुआ, तब वो वापस आया था, तो तब भी वो वैसे ही झूठ बोलता था कि वो चली गई, हमारा ब्रेकअप हुआ है, यही बात दोहराया है उसने। जब आप उससे मिले थे और जो पुलिस स्टेशन में भी आया था, तो कभी आपको उसके हाव भाव से लगा था कि वो छुपाने, मतलब ये इतना शातिर है या कुछ घबराया हुआ है या? जी, मैंने तो वैसे पुलिस को भी बताया कि ये सब बातें झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। मैंने जब मतलब उसकी तो जिम्मेदारी बनती थी कि ये अगर श्रद्धा के साथ इतना प्यार करता था और 2.5 साल से उसके साथ में रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसका ख्याल करने की। वो ऐसे कैसे हाथ ऊपर कर सकता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ। आपको लगा कभी कि कुछ उसके हाव भाव से कि वो डरा हुआ है या परेशान है, या बिल्कुल नॉर्मल होके बात कर रहा था? एकदम नॉर्मल होके बात करता था, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये मतलब उसके सिर्फ वो बर्ताव की वजह से कि ये झूठ बोल रहा है, इतना ही मुझे समझ नहीं आया कि ये कुछ गलत किया होगा। अब जब ये सब चीजें सामने आ रही हैं, मतलब ये आपके सामने मेरे लिए दोहराना भी बहुत मुश्किल है, जिस तरह की डिटेल्स अब सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाया जहाँ स्पॉट पे जब उसने सब ये किया था। मैं मतलब सुन के हैरान हो गया।
मुझे सुनने में भी तकलीफ हो रही थी। आपको दिल्ली पुलिस ने पूरा सहयोग किया आपके साथ? दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा सहयोग किया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसने दिल्ली पुलिस इतनी सपोर्टिव है। मेरे लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। सर, आपको जब मतलब मुझे माफ कीजिएगा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लेकिन जब आपको उस घर में लेके गए या आपको वो स्पॉट दिखाया जहां पर बॉडी को उसने छोड़ा था, बहुत मुश्किल होगा वो आपके लिए। जी। आप देख पाए? दिल्ली पुलिस बार बार मुझे वही कोशिश करते थे कि देखिए हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ उसके फ्लैट में जाएंगे, जहाँ उसने जो किया है वहाँ पे जाएंगे, सब जगह पे आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लेकिन वो देख नहीं पाया मैं सब कुछ, ये उसके घर में या फिर वो जंगल में कुछ भी देख नहीं पाया बराबर से। बहुत ही मतलब भयानक लग रहा था वो सब। श्रद्धा अब नहीं है सर, उसको आप कैसे याद करते हैं? तो मुझे तो अभी ऐसे हो रहा है कि मतलब क्या, अगर कुछ पहले पता होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, बचाने की कोशिश करता था। अब तो वो हो चुकी है, उसके लिए तो अभी ये लड़के ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो पूरी मिलनी चाहिए। बस क्या सजा मिलनी चाहिए सर इसको? उसको फांसी के अलावा कोई सजा नहीं है इसके लिए। इस हादसे के बाद जब वो पकड़ा गया उसके बाद क्या आपके आमने सामना हुआ उससे? कब? अभी पुलिस के पकड़े जाने के बाद, पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया उसके बाद क्या वो आपके सामने आया? उस पुलिस ने आपके सामने लाया उसे? हाँ जी, उसने कन्फेस किया ना मेरे सामने भी। आपके सामने कन्फेस किया? मेरे सामने भी कन्फेस किया उसने 11 तारीख को। क्या कहा सर उसने कहा कि पुलिस ने पूछा कि क्या इनको जानते हैं, तब उसने जवाब दिया कि हाँ ये श्रद्धा के डैडी है। तो फिर दिल्ली पुलिस ने पूछा कि बता दो अभी क्या किया है आपने। तब वो तुरंत ऐसे ही बोलने लगा कि ये श्रद्धा इज नो मोर। मैं तो वहाँ पे ही कोलैप्स हो गया, मैं सुन ही नहीं पाया ये सब आगे की बातें। तो उन्होंने फिर उसको जाने दिया वैसे ही। फिर बाद में 2-4 घंटे के बाद फिर मेरे सामने वापस खड़ा किया और बोलने लगे कि ऐसे ऐसे हो गया, ये ऐसे वाकया उसने कन्फेस किया है। मैं बिल्कुल ही वो सुनने के मतलब कंडीशन में नहीं। आपसे उसने कुछ कहा, माफी मांगी? वो सॉरी बोल रहा था तभी, लेकिन वो कुछ मैंने दिल्ली पुलिस के सामने ही बताया कि ये सब नाटक कर रहे हैं, ये सब मुझे मतलब इम्प्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। सर, बहुत आपके लिए बहुत दुख की घड़ी है। मैं माफी चाहूंगा कि मुझे आपसे ये सब चीजें पूछनी पड़ी, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। श्रद्धा के पिता थे, जिस तरह से बता रहे थे कि वो अपनी आप बीती सुना रहे थे, किस तरीके से अपनी बेटी को उन्होंने खो दिया, और जब उन्हें इन सब बातों का पता चला, आफ्ताब से जब उनका आमना सामना हुआ, तो उन पर क्या क्या बीती। मैं सीधे लिए चलता हूं आपको अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार मुकेश इस पूरे केस पर नज़र बनाए हुए हैं और मुकेश से समझने की कोशिश करेंगे कि मुकेश, श्रद्धा के पिता जैसे हमें बता रहे थे, कन्फेशन उसने उनके सामने किया। किसी भी बाप के लिए कितना मुश्किल ये वक्त होगा, ये हमारे लिए सोचना भी शायद हमारी समझ से भी परे है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश की जहां तक बात है, दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे बहुत मदद कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कितनी कॉन्फिडेंट है और अभी क्या क्या तीसरे दिन की तफ्तीश में सामने निकल कर आया है? देखिए, बेसिकली जब श्रद्धा के पिता दिल्ली आए थे और उनके साथ में मुंबई पुलिस भी थी, जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली कि इस तरह का मामला है, पुलिस ने तुरंत जो है जो लोकेशन थी घर की वहां पर तुरंत रेड की। और लकीली जो ये आफ्ताब अमीन पूना वाला है, उस दिन ये घर में मिल गया पुलिस को, क्योंकि मुंबई पुलिस इससे पहले पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन पूछताछ में इसने सच नहीं बताया था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इसको पकड़ा और दिल्ली पुलिस ने पकड़ने के बाद जब टेक्निकल इसमें जांच की और डिजिटल एविडेंस सामने रखी इसके, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये कह रहा था कि जो श्रद्धा है वो मई के महीने में ही चली गई थी और 22 मई को वो मुझे छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि इसने श्रद्धा के मोबाइल से
करीब 54,000 रुपए 26 मई को अपने अकाउंट में डाले थे। और जबकि इसका कहना यह था कि 22 मई को श्रद्धा चली गई थी और 22 मई को ही वो अपना मोबाइल अपने साथ ले गई थी। लेकिन चूंकि जब ये सबूत सामने आया उसके बाद फिर इसने माना कि हाँ उसने श्रद्धा को मार दिया है। और श्रद्धा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी ये श्रद्धा की हत्या के बाद यूज कर रहा था। हालांकि अब इस पूरे मामले को 6 महीने का वक्त बीत गया है तो पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको बरामद करना। दूसरा, जो श्रद्धा के कपड़े हैं जो उसने वारदात के वक्त पहने हुए थे उन कपड़ों को बरामद करना। तीसरा, श्रद्धा का मोबाइल, और जो आफ्ताब है उसका कहना यह है कि उसने श्रद्धा का मोबाइल महाराष्ट्र में फेंक दिया है तो उसको बरामद करना भी एक काफी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो शव के टुकड़े मिले हैं क्या वो श्रद्धा के हैं, क्योंकि उनकी भी डीएनए जांच होनी है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के फादर की का जो ब्लड सैंपल है वो ले लिया है डॉक्टर की मदद से। और अब उस ब्लड सैंपल के जरिए जो शव के अवशेष मिले हैं उनका डीएनए मैच किया जाएगा और अगर डीएनए मैच होता है तभी ये मालूम चल पाएगा कि जो शव के टुकड़े मिले हैं क्या वो श्रद्धा के हैं या किसी और के। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी अहम जानकारी हमें देने के लिए। और भी इस केस से जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने लेकर आते रहेंगे एनडीटीवी इंडिया पर। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, खबरों का सिलसिला जारी है।